आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाई, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों मैं रमन उजैरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, जिस तरह से उत्तराखंड के टिहरी जिले के लमगांव थाना क्षेत्र के देवल गांव में केतन लाल की निर्मम तरीके से हत्या हुई। साथियों, जैसा कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि केतन लाल जो दलित समाज का लड़का था, जिसने सवर्ण जाति की लड़की से प्रेम किया था, यही तो साथियों उसका गुनाह था कि उसने बड़ी जाति की लड़की से प्रेम कर लिया था। बता दें साथियों कि लड़की जो परिवार वालों के दबाव में केतन लाल को बुलाती है आधी रात को, और केतन लाल अपने दोस्त के साथ जब वहाँ पर पहुँचता है तो कैसे लड़की के घर वाले उसको पीट पीट कर इस तरह से मारते हैं, उसके नाखूनों को उखाड़ लेते हैं, उसके पैरों में कील ठोकते हैं, और तो और साथियों उसके गुप्तांग में भी कील ठोका जाता है। साथियों, जिस कदर से उसकी पिटाई हुई, ये सवाल तो खड़ा होता ही है कि क्या जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात करते हैं, जो ये कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, और जो सरकार ये दावा करती है कि उसकी सरकार में गुंडा राज खत्म हो चुका है, क्या उस सरकार को ये चीज़ें दिखाई नहीं देती है? या फिर जब दलितों पर अत्याचार होते हैं तो सरकार आंखें बंद कर लेती है? बता दें साथियों कि केतन लाल हत्याकांड मामले में नहीं बीजेपी के लोग पहुंचे, न कांग्रेस के लोग पहुंचे, और नहीं बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी के लोग पहुंचे। बता दें साथियों कि जब नाउम्मीद हो चुके थे केतन लाल के परिवार, तो भीम आर्मी से संपर्क करते हैं, और जब भीम आर्मी से संपर्क करते हैं तो फिर चंद्रशेखर आज़ाद को लगा कि अब किसी भी कीमत पर हमें वहाँ पर पहुँचना ही होगा। साथियों, 7-8 जून 2026 की यह घटना है, लेकिन भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद, जिनसे परिवार गुहार लगा रहा था कि आप आएँ और हमें न्याय दिलाएं, परिवार वालों के कहने के अनुसार चंद्रशेखर आज़ाद जब उत्तराखंड के लिए रवाना होते हैं, हालांकि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने एक दिन पहले ही कह दिया था कि मैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाऊंगा, उनका दर्द सुनूंगा, और प्रशासन हमें रोकने की कोशिश मत करना। लेकिन इसके बावजूद साथियों हज़ारों की संख्या में पुलिस फोर्स उत्तराखंड की सरकार यानी पुष्कर धामी खड़े कर देते हैं। जब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद पहुंचते हैं तो कैसे हरिद्वार में चंद्रशेखर आज़ाद को रोका जाता है, ये साथियों आप लोगों ने देखा किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के साथ प्रशासन द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ धक्का मुक्की की जाती है, चंद्रशेखर आज़ाद पर लाठियाँ चलाई जाती है, यहाँ तक कि चंद्रशेखर आज़ाद के कार्यकर्ताओं को भी मारा जाता है। यही नहीं साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद के शर्ट फाड़ दिए जाते हैं। जिस तरह से जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार प्रशासन करती है, उसको लेकर एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद चूड़ियाँ पहनने के लिए सांसद बने हैं? क्या जनता ने चंद्रशेखर आज़ाद को सांसद इसलिए बनाया है कि वह ऐसी ऐसी घटनाओं पर मौन हो जाए जैसे अन्य सांसद मौन हो जाते हैं? वैसे जब दलितों पर अत्याचार होते हैं तो किसी की आवाज़ नहीं निकलती है। ये बहुजन समाज पार्टी के कुछ तुच्छ मानसिकता वाले जो चंद्रशेखर आज़ाद को टारगेट करते हैं, क्या इनके मुखिया वहाँ पर पहुँचते हैं जब दलितों पर अत्याचार होते हैं? ये लोग कहते हैं कि रील बनाने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद पहुँचे थे। तुम्हारे में हिम्मत है तो रील बनाने के लिए पहुँच जाओ। वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया, ये तो तुम्हें दिखता नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद जो बारिश में भीगते हुए वहाँ पर पहुँचे थे, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ न जाने कैसी कैसी घटनाएँ हुई। चंद्रशेखर आज़ाद जब लाइव आते हैं तो बताते हैं कि मुझे किस तरह से टारगेट किया गया, कैसे कुछ अधिकारी जो बात कर रहे थे कि चंद्रशेखर आज़ाद व भीम आर्मी के जो लोग आएंगे उनको हम बिछा देंगे, यानी लाशें बिछा देंगे। सोचिए साथियों कि ये पुलिस प्रशासन, जिनकी जिम्मेदारी जनता की सुरक्षा होनी चाहिए, जिनकी जिम्मेदारी हिंसा को रोकने की होनी चाहिए, वही हिंसा फैलाने की बात करते हैं। बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद को मारने के लिए लगातार धमकी दी जा रही थी। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा था कि जो भी इस पीड़ित परिवार की मदद करने के लिए आएगा उसके हम 100 टुकड़े कर देंगे, और जो उनकी मदद करेगा उनके भी हम 100 टुकड़े कर देंगे। बता दें साथियों कि कुछ मनवादी विचारधारा के लोग
गले में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पट्टा डालकर चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ नारे लगा रहे थे। भीम आर्मी मुर्दाबाद, चंद्रशेखर आज़ाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। और आप देख सकते हैं साथियों, इस वीडियो में वही लोग हैं जो लोग चंद्रशेखर आज़ाद को मारने की धमकी दे रहे थे। यही टुकड़ा गैंग है जो चंद्रशेखर आज़ाद को टारगेट कर रहा था। ये बचने के लिए अपने आप को दलित कह रहे हैं, अपने आप को ये कह रहे हैं कि हम दलित हितैषी हैं, और किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पट्टा ये डाल रखे हैं। लेकिन इनके हाव भाव से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं साथियों, क्या ये दलित हो सकते हैं? जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद का ये पुतला बनाकर फूंक रहे हैं, जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ ये नारेबाजी कर रहे हैं, क्या आपको लगता है साथियों कि उत्तराखंड में जहाँ पर दलितों के साथ लगातार अत्याचार हो रहे हैं, दलितों के ऊपर जब अत्याचार हो रहे हैं, तो उनके लिए आवाज़ उठाना, जब एक जनता द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी के संस्थापक, नगीना सांसद, जब चंद्रशेखर आज़ाद के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो सकता है, तो सोचिए साथियों कि ये जो टुकड़ा गैंग वाले हैं, आपको लगता है साथियों कि ये दलित हो सकते हैं? साथियों, आखिर किस तरह से इन लोगों ने नारेबाजी की, किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को ये धमकी दे रहे थे? पहले आप इनका ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। ये क्या मामला है जो आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हो? देखिए, विरोध प्रदर्शन जो हम कर रहे हैं, एक जो नगीना के सांसद है चंद्रशेखर, हमारी उत्तराखंड के भूमिका को बहुत खराब करने का काम, जो हमारे दलित समाज का एक साथी एक टिहरी जनपद का एक्सपायर हो गया था, उसमें पुलिस के माध्यम से बहुत मजबूत तरह से कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन भीम आर्मी के लोग चंद्रशेखर हमारी उत्तराखंड के भूमि का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। उसमें मुकदमा हो चुका, दोषी जेल जा चुके, और 4 धाम यात्रा उत्तराखंड में चल रही है। अनेकों प्रदेश के लोग उत्तराखंड में आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन उसको हमारे दलित समाज के साथी जो उनकी मृत्यु हो गई है, उसको राजनीतिक काम भीम आर्मी के लोग कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। हम इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए हमने के अंदर फूका रावण का, और अभी हमने यहाँ भी अपना पुतला फूकने वाले अब्दुल खान चौक मंगलौर में, इस संबंध में हम यहाँ लोग इकट्ठा हुए। भीम आर्मी मुर्दाबाद, 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 चंद्रशेखर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से ये अपने आप को दलित कहने वाले मनुवादी, जिनके हाव भाव से आप समझ सकते हैं कि ये दलित हो सकते हैं या नहीं। यही टुकड़े गैंग वाले हैं जो चंद्रशेखर आज़ाद को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद बहुत मुश्किलों के बाद वहाँ पर पहुँचे थे। किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने का प्रयास किया गया, ये तो गनीमत रही कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उनकी सिक्योरिटी थी, वरना चंद्रशेखर आज़ाद को जो मारने का प्लान खुद अधिकारियों द्वारा बनाया गया था। आप सोच सकते हैं साथियों कि किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद बचकर आ पाए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जो कल यानी 1 जुलाई 2026 को रात 8 बजे लाइव आते हैं और वो सारी बातें बताते हैं जो उनके ऊपर गुजरी। आखिर चंद्रशेखर आज़ाद कल लाइव आकर क्या बोले, वो पहले लाइव वीडियो देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ क्यों गया, बेसिक इसका कारण ये था कि एक भीड़ खड़ी थी जो ये कह रही थी कि जो इनकी मदद करने आएगा बाहर से, हम उसके 100 टुकड़े करेंगे, और जो यहाँ का व्यक्ति भी इनकी मदद करेगा, हम उसके भी 100 टुकड़े कर देंगे। और अगर अपराधियों के पक्ष में पंचायत हो और भीड़ इकट्ठी हो जाए, तो फिर भय पैदा होना स्वाभाविक है मेरे जैसे व्यक्ति के मन में, उन पीड़ित परिवारों के प्रति जिनके साथ इतनी बड़ी घटना घट गई है। तो जब हमारी लीडरशिप ने मुझे बताया, तो मुझे लगा कि यार जाना चाहिए, वरना आप जानते हैं 2027 का जो चुनाव है 26 में होने की आशंका है नवंबर में, और बहुत काम हम लोगों के ऊपर पेंडिंग है। और जो 2022 में हुआ, मैंने 22 में भी कहा था कि अगर नहीं बनाओगे ताकत, तो फिर 5 साल जो जुल्म होगा, जितने लोगों की जान जाएंगी, जितने रेप होंगे, जितनी हत्याएं होंगी, जितनी सरकारी नौकरी खत्म होगी, जितनी गरीबों की जमीन छीनेगी, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, क्योंकि आप पे ताकत बनाने का मौका लोकतंत्र में आएगा और आपको वोट से आजाद समाज पार्टी की ताकत बनानी। तो वो बिल्कुल मेरे सर पे है पूरा उत्तर प्रदेश, और मुझे दिख रहा है, मैं सो नहीं पा रहा हूं इस बात के साथ कि भाई लोगों की रक्षा करनी है, लोगों को ताकत देनी है, नौजवानों को रोजगार देना है, कक्षा 1 से 12 तक एजुकेशन फ्री करनी है, और क्वालिटी एजुकेशन देनी है कि गरीब का बच्चा पढ़ के वो एक शानदार पद पर जाए और 40-50 हजार रुपए महीने कमा के इज्जत का जीवन जीवे, अपने परिवार को दे। अच्छी हेल्थ व्यवस्था करनी है, और फिर पुरानी पेंशन और प्रमोशन जनरेशन असिस्ट ओबीसी को, और मकान और तमाम तरह की जो चीजें, आशा, आंगनबाड़ी बहनें, भोजन माता, पंचायत सहायक, रोजगार से पुलिस के भाई, सबके लिए वो दिमाग में मेरे 24 मतलब हर टाइम चलता ही रहता, तो नींद भी नहीं आती।
लेकिन जब मैं सो भी जाता हूं तो वो महापुरुष जो है मेरे, वो मेरे सपने में आके मुझसे कहते हैं कि क्या ऐसे दौर में तुझे सोना चाहिए? अगर तू सो जाएगा तो ये काम कौन करेगा जो हमारा काम अधूरा पड़ा है? बाबा साहब अम्बेडकर, मानव काशीराम जैसे महापुरुष जो है, उनके विचार, उनकी तस्वीरें मेरे दिमाग में आती है कि भाई बात तो सही है कि उन्होंने तो अपने 4 बच्चे खो दिए, जमीन में दफन हो गए उनके, उनकी पत्नी भी चली गई छोड़ के, उन्होंने काशीराम साहब ने विवाह नहीं करा, बहन की शादी हो, पिता की डेथ हो, घर नहीं लौटे, एक गज जमीन नहीं ले गए। तो ये बातें मेरे दिमाग में आती हैं तत्काल। तो जब मैंने वीडियो देखी उन बहनों की, तो मुझे लगा कि भाई जाना चाहिए, जरूरत है। तो 28 में मैं इसलिए गया। मुझे नहीं लगता था इतने दिन बाद कोई दिक्कत हो सकती है। कहते हैं ना, तत्काल प्रशासन कहता है सर हम काम कर रहे हैं, काम कर, पहले भी इसमें मेरी बात हुई कि सर हम 1 हफ्ते का समय दी, तो मैंने 12-15 दिन इंतजार किया था, ठीक है भाई हो जाए। और जब मुझे घटना बताई गई कि उसके हाथ में कील ठोकी, उसके पैर में कील ठोकी, उसके गुप्तांग में जो है, जैसा परिवार ने बताया कि उसको गुप्तांग में कील ठोकी, और सिर्फ कील नहीं ठोकी, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने वो जानवर की तरह मैंने वीडियो देखी जिस तरह उसको मारा गया है। मैंने अप्रत्यक्ष रूप से देखी वो वीडियो, उसका मुंह काला करा गया है, और जानवरों की तरह इतने मोटे डंडे से उसको मारा गया, उसके दोनों हाथ ऐसे बिल्कुल तोड़ दिए गए हैं। और उसके साथ जो लड़का था दूसरा, उसको भी मारा गया, उसका भी सर फटा यहां से, उसको भी ऐसे जानवर की तरह मारा गया। इसलिए फिर मेरे मन में हुई कि जाना चाहिए। और जब प्रशासन, पुलिस मुझे रोकने लगी, तो मेरे मन में और भय पैदा हो कि ऐसा क्या यार कि भाई आप हमें रोक रहे हो और वहां इस तरह की बातें की जा रही है कि टुकड़े कर देंगे। आपको तो चाहिए था कि आप वहां अच्छा माहौल बनाते और कमजोरों की सुरक्षा करते। ये कमजोरों की सुरक्षा के लिए तो तंत्र पूरा, अमीरों की, सिर्फ अमीरों की सुरक्षा के लिए थोड़ी, तो कमजोरों की सुरक्षा का भी के लिए है तंत्र। तो तब मेरे मन में और जो है ये पैदा हुआ कि भाई जाना पड़ेगा। तो हमने ये किया कि 29 तारीख की रात को हम लोग निकलने का प्लान हमने बनाया कि अगर पुलिस सुबह रोकेगी, हालांकि कमिटमेंट उन्होंने किया है, तो हम रात को निकल जाते, सुबह दिन निकले हम लोग पहुंचेंगे, जैसे जालोर वाले प्रखंड में गए थे, और चल भी दिए हम लोग। लेकिन फिर हम समझा कि हम संवैधानिक पद पे हैं और गैर जिम्मेदारी दिखाएंगे और कल कोई बात हो जाए तो सब लोग कहेंगे कि आपको गैर जिम्मेदारी दिखाने की जरूरत क्या थी। तो मैंने कहा ठीक है, हम सुबह इंतजार करेंगे। और सुबह साथी आए और हम लोग निकले, फिर से वही बैरिकेडिंग और वो। लेकिन फिर अब वही है कि भाई रास्ता तो बनाना था, तो हमने रास्ता बना लिया, पूरी पुलिस को चकमा देके हम लोग निकल गए, और पुलिस इंतजार करते रहे, उनके सामने से निकल गए, उनको खबर मिलने लगी। जब निकल गए तो सीनियर अधिकारियों से बात हुई कि भाई आप, भाई मैंने कहा रुकेंगे तो है नहीं, तो उन्होंने कहा कम संख्या में चले जाओ, तो हमने कहा ठीक है, तो कहा 5 गाड़ी तय हुई कि चले जाओ। उससे एक दिन पहले रात को एक अधिकारी से मेरी बात हुई, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मगर उसने मुझे ऐसी बात बताई, जो देहरादून में बैठते हैं एक अधिकारी, कि 2 अधिकारी बैठे हैं यहाँ जिन्होंने ये कहा है ऑर्डर देके कि अगर भीम आर्मी के लोग सुबह आए तो उनको बिछा देना, उन पर इतनी लाठी बजाना कि वो लोग याद रखें। तो मैंने कहा भाई ये भी ठीक है, अब लाठी खाना लोकतंत्र में ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, ये तो पहले भी खाई है। मैं दोनों अधिकारियों के नाम भी जानता हूं, उनको मेरी तरफ से निमंत्रण भी है कि लाठी पे तेल लगा के रखना, ये मौके मैं आपको बार बार दूंगा, लेकिन विश्वास करना अगर राजकाज बदल गया, जाने नहीं दूंगा, किसी राज्य में रखूंगा आपके अपने सामने ही यही। और जो जहां जो हाथ आज लाठियों पे तेल लगा रहे हैं, कल हमारे लोगों के पैरों पे तेल लगाएंगे, याद रखना मेरी बात को। ये मेरा कमिटमेंट है आप दोनों से। आप सुनोगे मुझे, आपके चाहने वाले बता देंगे आपको, याद रखना मेरी बात। लाठी से क्या डर है, कि गोली से तो नहीं डरे हम, लाठी से क्या डर जाएंगे, लाठी का डर होता तो हम जाते ही नहीं वहां, घर ही पड़ जाते। लेकिन अच्छा हुआ कि ये आपका चेहरा हमारे सामने आ गया। तो फिर हम लोग चले गए, फिर हमें रोक लिया गया, कहा कि साहब 3 गाड़ी से ऊपर ज्यादा नहीं जाएंगे। तो हमने कहा यार ठीक है, परिवार से मिलने जाना, 3 ही गाड़ी सही। 3 गाड़ी लेके चले, ये भद्रकाली चौक था जो ये ऋषिकेश में, तो हम लोग फिर वहां चले गए। नेंद्रडगा फिर से फोर्स लगी हुई है, और वो आईटीबीपी की एक पूरी कंपनी लगा रखी है। तो हमने मुझे कहा कि साहब कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। भाई क्यों कम करना पड़ेगा? कि नहीं साहब इतने लोग, इतनी गाड़ी नहीं जाती। मैंने कितनी गाड़ी की? साहब एक आप चलो, अपने वाली गाड़ी ले चलो, बाकी पुलिस की गाड़ी। तो मैंने कहा यार भाई ये क्या बात है? मैंने कहा सुरक्षा के लोग कहाँ जाएंगे भाई? कि नहीं इनकी जरूरत नहीं है, हम लेके चलेंगे अपने साथ। तो मैंने कहा भाई ये तो सुरक्षा, मुझे गोली लगी है, तो इसे मुझे सुरक्षा दी गई, साहब छोड़ दो। तो मैंने कहा ये बड़ी कमाल के अधिकारी है कि मतलब जिस आदमी पे उस तरह का माहौल है और वो कह रहे हैं कि साहब हम लेके चलेंगे और अपनी सुरक्षा आप छोड़ दो। एक बात तो ये भी आई कि ऐसा तो नहीं कि ले जाके, जैसे पहले मैंने घटना का जिक्र किया कि ले जाके वहां और भीड़ के बीच में मैं छोड़ दे और अपने आप निकल जाए, और कहें साहब बस अब क्या करते, संभाल नहीं पाए,
हादसा हो गया और ये नुकसान हो गया और गाड़ी में आग लगा दी, मर गया और ये सब चीजें। तो मैंने कहा ऐसा भी हो सकता है, ये भी संभव है। अब क्योंकि आदमी है, सोचना चाहिए चारों तरफ से। तो मैंने कहा भाई ये तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन है, इनका क्या हो जाए, सस्पेंड हो जाएंगे, फिर ये बहाल हो जाएंगे, क्योंकि इनके बाप बैठे हुए ऊपर, जिनके इशारों पे लोग काम कर रहे हैं, ये संवैधानिक तरीके से तो काम नहीं कर रहे। तो मैंने कहा भाई ठीक है। फिर ये हमने कहा भाई ये तो ठीक नहीं है, घंटा हम लोग उन पे करते हैं, अधिकारियों से बात कर लो, उनको समझाना ये करना कि भाई कम से कम सुरक्षा गाड़ी के साथ एक गाड़ी सिग्नल होगी, चलने दो। तो हमें से एक बचेगा तो वो तो अपने लोगों को बता देगा कि भाई हमारे साथ क्या हुआ या वहां किस तरह की स्थिति थी, या कोई भी XYZ कोई बात हो जाए। हालांकि ये तो प्रकृति ने तय किया कि कौन कितने दिन जिएगा, ये तो पता नहीं किसी को। हम लोग रोज प्लेन में उड़ते हैं, ट्रेन में, सड़क पे, तो कुछ भी हो सकता है। तो भय तो नहीं है, ये बात तो आप जान लो, लेकिन सोचना चाहिए हर चीज के बारे में। तो मैंने साथियों से कहा कि भाई चलो, तो नहीं मानी पुलिस, तो हम पैदल चल दिए। और पैदल चले तो पैर का वो मांस फटा हुआ है, लेकिन फिर भी अब दिल में आंख जाने की वहां। तो मैंने कहा भाई चलो। तो महापुरुषों का आशीर्वाद हुआ, कुदरत ने बारिश करा दी, और जब बारिश हुई तो फिर खूब जो है चलना हुआ। मैं धन्यवाद दूंगा मेरे साथ चलने वाले, सुरक्षा के करने वाले भाइयों को, मेरे तमाम उन साथियों को जो, और मेरे हमारी पार्टी संगठन के उन तमाम नेताओं को जो उस भयंकर बारिश में भी पूरे भीगे कपड़ों में चलते रहे। और मैंने तो कपड़े भी बदल लिए बाद में गाड़ी में बैठ के, लेकिन उन्होंने कपड़े भी नहीं बदले, बेचारे डटे रहे। कुछ ने कपड़े, एक दो लोगों ने बदले, लेकिन मैं सुरक्षा वाले भाइयों को दिल से धन्यवाद करता हूं उनका कि आपने, और जो पुलिस के भाई चल रहे थे उनका भी धन्यवाद करता हूं। उनकी मेरी कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि वो छोटे कर्मचारी बेचारे, असल मालिक तो जहां बैठ के ऑर्डर कर रहे थे मैं जानता हूं। तो फिर हम वहां से चले 7-8 किलोमीटर चले होंगे, तो फिर उन्होंने तय किया कि नहीं, और हमारी पार्टी के जो लीडर्स हैं उन्होंने भी कहा कि भाई साहब एडजस्टमेंट कर लेते हैं, क्योंकि 80-90 किलोमीटर जाना और अभी बहुत समय लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है यार, हम तो पहले चाहते थे, मगर यही इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं और इन पे हम भरोसा नहीं कर पा रहे। खैर हम लोग गाड़ी से गए, लेकिन आप ये देखो हर जगह पे वहां से उन्होंने 3 गाड़ी अलाउ की, लेकिन उसके हम 30 किलोमीटर गए बैरिकेडिंग, फिर वो गाड़ी रोक दी गई। तो कहीं से साथी पहले पहुंच गए होंगे, फिर और आगे बढ़े, चंबा पहुंचे, फिर वहां एक गाड़ी रोक दी गई, 2 गाड़ी बची। फिर उससे आगे बढ़े चंबा से, फिर एक गाड़ी कहीं से, अब साथी तो पहले से हम लोगों ने भी दिमाग लगा रखे हुए थे, फिर एक गाड़ी बढ़ाई, तो वो गाड़ी जो है लमगांव से पहले एक पुल पे, फिर वहां रोक दी गई। वकील्स भी रह गए सब लोग। अब हमने कहा कि यार जाने दो, जो होगा देखा, अब चलने दो, अब अंधेरा भी होने लगा, तो पहुंचना है लोगों के बीच में, अपने परिवार से। तो सब ऐसे करके हम लोग 6 बजे के करीब वहां पहुंचे। और आप विश्वास जानिए, एक सिंगल गाड़ी हमें एस्कॉर्ट कर रही थी, जो लोग हमसे कह रहे थे कि साहब आप अपनी सुरक्षा छोड़ दो और हम लोगों की जिम्मेदारी है। आप सबके रहते वहां, मेरे वो भाई तो केतन बचा नहीं वहां, उसकी तो मार मार के हत्या कर दी। उसकी डेड बॉडी जो परिवार से मैं गया, मैं आगे आपको बता दूंगा। तो जब मैं वहां गया, इस बात को आप सुन लो, क्या रास्ता है शानदार जाने का उनके घर। पैडिया बनी हुई है और पत्थर पड़े हुए हैं, फिसल जाए तो आदमी खाई में जाके गिरे 200 फीट नीचे। और आप जब वीडियोज में देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि साहब कैसा रास्ता है। तो मैं सर पे हाथ रख गया, जाते जाते उतरना भारी हो गया। मैंने अमित भाई से, भाटी जी से, कमल भाई से, हिमांशु भाई से, मैक भाई से कहा कि यार भाई राजन, ये तो बड़ा खराब रास्ता है यार, कैसे जाते होंगे लोग, कभी शादी ब्याह होते होंगे, कभी बीमार होता होगा आदमी, कैसे जाते होंगे यार, बड़ी चिंता का। तो जानवरों की जैसी जिंदगी, ऐसा तो जानवरों का रास्ता भी नहीं होता भाई, ऐसे तो जानवर भी नहीं रहते जिस जगह पे हमारे लोग रह रहे हैं। फिर भी चले गए, परिवार से मिले। वो छोटी बहनें जो हैं वो अपनी भावुकता रोक पाई। जब आप समझते हैं कि भाई होने के नाते मैं भी भावुक हुआ। फिर उनसे बात हुई, उन्होंने सारी बात बताई कि किस तरह फोन आया और वो रात में गया, और सुबह फोन आके उन्होंने बताया कि आपका लड़का कहाँ है। और फिर उन्होंने बताया कि जब वो गए वहां मौके पे, तो वो बिल्कुल लाश के रूप में था, उसको उठा के ले आए और फिर उसको अस्पताल ले जाते हुए उसकी, उन्होंने वीडियो वगैरह बनाई, लेकिन उसकी जान चली गई, वो बचा नहीं। 17 साल के नहीं थे केतन। और प्रेम का क्या स्थिति है, और जोड़ी ऊपर बनती है नीचे बनती है, इसके बारे में आपसे पहले जिक्र कर चुका। यहाँ जातियां है, जोड़ी ऊपर ऊपर नहीं बनती, यहाँ जाति नीचे बनती है, और फिर माँ बाप तय करते हैं, परिवार समाज तय करता है। लड़का लड़की को तो अपनी आधार पर उठा भी ले तो वो भी परिवर्तन हो जाता है, ये भी सब सबके सामने, क्योंकि ये बड़ा स्वाभिमान और सामाजिक रूप से माना जाता है कि उनका अपमान हो जाता है। और उनकी 2 दुकानें हैं वहां उनके परिवार के लोगों की। वो कह रहे हैं कि जो जब हम जा रहे हैं तो हमारे सामने कोई मोटरसाइकिल कट मार के जा रहा है, कोई गाड़ी आके बिल्कुल हमारे सामने ब्रेक मार रही है। और आप खुद ही देखो जिस तरह की पंचायतें हुई और जिस तरह की वीडियो वायरल हुई, और कोई कह रहा है टुकड़े कर देंगे, हालांकि वो टुकड़े गैंग कल था नहीं, गायब था वो टुकड़े गैंग। मैं तो वहां तोप नहीं लेके गया था, कोई फौज नहीं लेके गया था, आर्मी नहीं लेके गया था, मैं तो 8-10 लोग लेके गया था। तोप वो जो टुकड़े गैंग था वो बेचारा शायद किसी काम में बिजी होगा, वो कल मुझसे मिला नहीं। चैलेंज वैलेंज तो कर रहे थे, हालांकि मेरा उनसे कोई बैरी नहीं, लड़ाई नहीं है, मैं तो अपने लोगों के लिए गया था। अब हर आदमी के से इस तरह से वो कोई कुछ कहेगा, उस पर टिप्पणी करेंगे, उससे उसको सीरियस लेंगे तो काम नहीं चलेगा। लेकिन उन परिवार को तो सुरक्षित माहौल महसूस कराना था। लेकिन पुलिस का जो लूप होल उसको आप समझिए, पीड़ित के खिलाफ पंचायत होना एक बात,
पीड़ित परिवार की मदद करने वालों को धमकी मिलना, दूसरी बात, पीड़ित परिवार के गांव के बाहर एक बड़ा हजूम इकट्ठा हो जाना, तीसरी बात, गांव के बाहर डंडे लेके ट्रक खड़ा करके वीडियो बना के ये कहना कि यहाँ कोई आएगा उसको हम टुकड़े कर देंगे, चौथी बात, इस तरह का माहौल बनना, फिर सामूहिक रूप से ये घोषणा करना कि जो उनकी मदद करेगा उसके हम टुकड़े कर देंगे, 100 टुकड़े, स्पेशली भीम आर्मी को टारगेट करके भड़काना कि भाई भीम आर्मी के लोग यहाँ आएंगे तुम छोड़ेंगे नहीं। ये भी बहुत गलत है। और फिर उस परिवार का मैंने बताया जो बहिष्कार जैसी सिचुएशन आज हो रही है, वो सारी चीजें मुझे लगता था कि उन पे काम होना बहुत जरूरी। तो मैंने अधिकारियों से कहा, डीएम से कहा, एसएसपी से कहा कि ये सब चीजें, और सबसे बड़ी बात परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो। ये 5-6 मांगे मैंने वहां रखी। मैंने उनसे कहा कि अब दोबारा इस परिवार ने मुझे वीडियो बना के ये बता दिया, मैं नंबर भी दे के आया कि साहब हमें दिक्कत है, हमें कोई परेशानी, हमें कोई डरा रहा है, हमारे खिलाफ पंचायत हो रही है। मैंने अधिकारियों से भी कहा तो मैं इस बार अगर सड़क भी ब्लॉक हो जाएगी, जैसे पहाड़ का मलबा गिर जाता है बहुत, वो पूरा टिहरी डैम के ऊपर का रास्ता है, तो मैंने कहा चाहे मुझे हेलीकॉप्टर लेके आना पड़े किराए पे करके, चंदा करके अपने लोगों से कह के, लेकिन मैं आऊंगा और मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक यहाँ का माहौल सही नहीं होगा, मैं यही रहूंगा। ये बात मैं उनको कह के आया हूँ। और ये मेरी बात को आप पॉलिटिकल बात मत समझना, ये मेरा वचन है। और मेरी उन बहनों को, उन भाइयों को, उसके पिता को केतन के, उसकी माँ को, उसकी दादी को, उसके बाबा, वो बकरी बकरी पाल के अपना जीवन चलाते हैं। मेरे पास एक लिस्ट थी, अभी मेरे पास तत्काल है नहीं वो, जिसमें इसी तरह से 14 से ज्यादा हत्या जो हैं हुई है पिछले कुछ समय में। दलितों के ढोल बजाने से देवता आ जाते हैं, लेकिन दलित मंदिर में नहीं घुस सकता। वहां मैंने कितनी वीडियो सुनी, वहां से आने के बाद मेरे मन में बेचैनी पैदा हुई इनके हालात देख के कि आजादी के 75 साल बाद भी तो जानवर भी ऐसी जगह नहीं रहते जहां रह रहे हैं, और ये दिया है वहां की सरकारों ने। और जो भाईचारे की बात करते तो भाईचारा मैंने देखा कि आप तो उनको न्याय भी नहीं दिलाना चाहते। और परिवार ने मुझे बताया कि वो डेड बॉडी लेके बैठ रहे, कोई नहीं आया पूरे क्षेत्र। ये उनके स्टेटमेंट है कि किसी पार्टी का कोई नेता नहीं आया हमारे पास हमारा दर्द बांटने के लिए, हमारी मदद करने के लिए। हमने सबको फोन किए, इवन बीजेपी, कांग्रेस और जो छोटे मोटे क्षेत्रीय दल, वहां सब लोगों को उन्होंने फोन किए, एक सिंगल आदमी नहीं आया उनकी मदद करने के लिए। तब उन्होंने भीम आर्मी के लोगों को कॉल किया कि बॉस आपकी जरूरत है। और आज पहाड़ में भीम आर्मी के प्रति, आजाद समाज पार्टी के प्रति प्यार और विश्वास है। मैं इसके लिए भी आपका ऋणी हूं। लेकिन 2-3 बातें जो मैं आपको कह रहा हूं, ये पूरे उत्तराखंड के साथ ही सुने। ये जो डिमांड मैंने रखी है, ये विस्थापन से लेकर सारी जो डिमांड जो परिवार के लिए समाज ने रखी है, परिवार ने नहीं रखी है, हमने रखी है, कि उनके परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए कि वो अपने परिवार को पाल सके, सम्मान के साथ अपने पैरों पे खड़े रह सके, अपनी लड़ाई लड़ सके। उनको कृषि योग्य भूमि मिलनी चाहिए जिससे कि वो स्वाभिमान सम्मान के साथ अपने घर को चला सके। क्योंकि अभी 2 बच्चियां आई थिंक जिनकी शादी नहीं हुई, और एक छोटा बच्चा भी है, और दादा दादी है, और वो उसके पापा केतन की उसकी मम्मी, जो भी बहुत पीड़ा में है। दूसरा, उनको अगर वो विस्थापन चाहते हैं तो उनका विस्थापन हरिद्वार में हो या टिहरी में हो, सेफ जगह हो और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो हर समय, कि उनकी तरफ कोई आंख ना उठाए, क्योंकि बाजार भी जाएंगे, कहीं सामान लेने भी जाएंगे, उनसे वहां के जो उस तरह के अपराधी थे तो उनसे मुझे अपेक्षा नहीं। फिर वो मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले और मुख्य रूप से उसमें सीबीआई जांच। अगर ये सब चीजें नहीं होती, इसके लिए मैं आपको 8 दिन का समय देता हूं, प्रशासन को, पुलिस को और सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री धामी जी और आपके पीए साहब पवार साहब, और हमारे 2 महान अधिकारी जो हरिद्वार से गए, वहां बैठ के जो सब चीजें पटकथा लिख रहे थे, एक प्रशासनिक और एक पुलिस के अधिकारी, जिनको मेरा पुतला उतला जलाने बड़ा इंटरेस्ट है। पुतला उतला जलाने से नहीं मैं डरता भैया, खूब पुतले जलाओ, जंग छेड़ी आपने तो मुकाबला कर लेना। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं इस परिवार को लेके देहरादून में धरने पे बैठूंगा और अनिश्चितकालीन धरने बैठूंगा। ये बात है मेरी, धामी साहब, बड़े मेरा निवेदन आग्रह है, ये सुन लेना मेरी बात को, इसको सीरियसली लेना, इसको आप अन्यथा मत लेना। चाहे आपके आवास का घिराव करना पड़े, चाहे अनशन हो या कुछ भी हो, जब तक उस परिवार की मांग नहीं पूरी होगी। और ये बात इसलिए नहीं है, ये एक संदेश रहेगा उन लोगों को जो दोबारा इस तरह घटना करना चाहते हैं, कि दोबारा इस तरह घटना करने से पहले उन लोगों को वो 1000 बार सोचे कि इसके परिणाम क्या होंगे, और फिर उनको ये भी पता रहे कि इसका मुकाबला चंद्रशेखर आजाद से, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी से करना पड़ेगा। ये तो मेरी आपसे डिमांड है उस परिवार के लिए। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वनगिना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सीधे तौर पर बोल दिया कि जो हमारी मांगे हैं, जिस तरह से केतन लाल का परिवार
धमकियों से परेशान है, जिस तरह से असुरक्षित महसूस कर रहा है, उसको लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने प्रमुख मांगें रखी। उन्होंने कहा कि घर में एक रोज़गार चाहिए, उनको ज़मीन की व्यवस्था होनी चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए, और अगर सुरक्षा नहीं मिलती है, अगर वो मांगें पूरी नहीं होती है, तो फिर 8 दिन के बाद अनिश्चितकालीन हम प्रदर्शन करेंगे। हो सकता है कि सीएम आवास का घेराव भी करेंगे। तो साथियों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने वो सारी बातें बता दी जो उनके साथ घटित हुई। वैसे साथियों, आप लोग की क्या राय है? क्या आपको लगता है साथियों कि जो टुकड़ी गैंग जो चंद्रशेखर आज़ाद के पुतले फूंके थे वो दलित हैं? साथियों, इन तमाम मुद्दों को लेकर आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।